अस्सलाम वालेकुम। आज का चैप्टर जो है वो हमारा है सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सोशियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सोशियोलॉजी को तो हमें पता है कि ये सोसाइटी की स्टडी है। डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट इम्प्लाइज सम पॉजिटिव प्रोग्रेस इन अ सोसाइटीज़ कंडीशंस वेयर इज डेवलपमेंट मीन्स डिक्लाइन और स्टैग्नेशन विदाउट एक्टिविटी। यानी डेवलपमेंट का मतलब है कि आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाओ, तरक्की करते जाओ किसी भी कंडीशन में। लेकिन अनडेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप पीछे की तरफ जाओ, आप एक्टिविटी ना करो कोई भी, और आप नीचे आपका डाउनफॉल होता जाए। अनडेवलपमेंट इज़ अ टर्म यूज्ड स्पेशली बाय मार्क्सिस्ट टू इंडिकेट दैट द ऑपरेशन ऑफ इंटरनेशनल कैपिटलिज्म टेंड्स टू प्रिवेंट और रिटार्ड डेवलपमेंट इन द थर्ड वर्ल्ड। यानी मार्क्सिस्ट वाले जो हैं, जो कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये जितनी भी दुनिया के अंदर मार्क्सिज़म है, इन सारे लोगों का मकसद ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ किसी तरह तरक्की ना करें। यानी गरीब गरीब से गरीब तर होता जाए और अमीर जो है वही अमीर तर होता जाए। ये इसका कंसेप्ट है अनडेवलपमेंट का। लेकिन हमने तो डेवलपमेंट को पढ़ना है। बियॉन्ड दीज ऑर्गेनाइजेशंस देयर इज़ कंट्रोवर्सी अबाउट द काजेज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट, लैक ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, एंड द काजेज़ व्हाट माइट प्रोड्यूस डेवलपमेंट। यानी ये बहस चलती है कि भाई कौन सी काजेज़ हैं जिसकी वजह से तरक्की नहीं होती, लैक ऑफ डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट को कैसे किया जा सकता है इम्प्रूव। The debate lies in the historical relationship between the advanced capitalist societies and the rest of the world. However, the development of the industrialized and third world societies involve large scale inequalities. यानी बहुत सी inequalities हैं, लोगों के दरमियान बराबरी नहीं है, पैसे की बराबर तकसीम नहीं है। जिसके पास बहुत रिसोर्सेज हैं वो गरीब को बहुत कम मेहनत देता है, उजरत देता है, और ज़्यादा काम लेता है, और इसकी वजह से गरीब ज़्यादा गरीब होता जाता है और अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर होता जाता है। उसके बाद जी, मोस्ट थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ आर इन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विच अंडरवेंट वेस्टर्न कॉलोनीज रूल. Many have only become independent states in the period since the Second World War, although most third world societies are impoverished compared to the industrialized nations. A monetary have recently experienced rapid economic development. These are sometimes referred to as the newly industrializing countries like Brazil and Mexico in the South American and Hong Kong. यानी वो कहता है कि बहुत से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर ऐसे हैं जो अब थोड़े बहुत डेवलप हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, और उसके अंदर ब्राज़ील, मैक्सिको और साउथ अमेरिकन की जो है वो एग्जांपल्स एंड हांगकांग की। साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड ताइवान इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में ये वाली कंट्रीज़ जो है वो डेवलप हो रही हैं। टू दिस वी हैव टू ऐड द ऑयल रिच कंट्रीज़ ऑफ द मिडल ईस्ट। फिर मिडल ईस्ट के कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा है। टू दीज वी हैव टू ऐड द ऑयल रिच, ठीक है, दे हैव नो डेवलप्ड इंडस्ट्रियल बेस ऑफ देयर ओन बट आर ट्राइंग टू बिल्ड वन। अब ये वो कंट्रीज़ हैं जो डेवलप हो रहे हैं, तरक्की याफ्ता नहीं थे लेकिन तरक्की कर रहे हैं। इनके पास इनकी अपनी इंडस्ट्री नहीं थी, लेकिन अब ये अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। द मेन फीचर ऑफ NICs यानी जो न्यूली डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो क्या कर रहे हैं कि दैट मच ऑफ द न्यूली क्रिएटेड वेल्थ इज़ मोनोपलाइज्ड बाय द प्रिविलेज्ड। अब जो ज़्यादातर जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जो या पैसा पैदा हो रहा है, बन रहा है, उसको ज़्यादातर मिसयूज़ कर रहे हैं प्रिविलेज्ड क्लास, अमीर लोग, और जो पुअर पीपल हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा पुअर करते जा रहे हैं। बिसाइड्स दिस मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ आर वेरी हैविली इंडेप्टेड टू वेस्टर्न बैंक्स विद लिटिल चांस बीइंग एबल टू रीपे। अब ये जिन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, जो उभरने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन कर क्यों नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत से कर्ज़े देने होते हैं वेस्टर्न बैंक्स के, जैसे अमेरिका से, IMF से कर्ज़े ले चुके होते हैं। तो फिर ना तो वो कभी कर्ज़े पे होंगे और ना कभी ये ऊपर उभर सकें, क्योंकि उन कर्ज़ों के साथ साथ सूद जो है वो भी इनको पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से ये नीचे से नीचे जाते हैं। और उनको उनका पैसा ना मिलने का नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है, क्योंकि उनको सूद मिल रहा है साथ।
उसके बाद थीरीज़ एंड मॉडर्नाइजेशन की डेवलपमेंट से रिलेटेड ना 3 थीरीज़ हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्नाइजेशन थीरी सबसे पहले, विच आर्गूज दैट द पैटर्न ऑफ हिस्टोरिकल चेंज हैज़ बीन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न सोसाइटीज़। यानी पहले जो थी वो जो ओल्ड हमारा सिस्टम था वो सिंपल था, लेकिन अब मॉडर्न जो सिस्टम है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अमंग main explanations of development are that adopting western attitudes and values, western technology can promote development. They differ in their explanations of change. Many of the concepts of development or modernization theories can be found in early work of फर्डिलैंड टोनीज एंड एमिली डर्कमहाइम। उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके अंदर हमें नज़र आता है कि भाई जो मॉडर्नाइजेशन थीरी है वो किस तरह से नज़र आती है चेंज के अंदर, तब्दीली जो आई है दुनिया के अंदर, दुनिया के पूरे सिस्टम के अंदर। टोनीज एंड डर्कमहाइम सो टू अंडरस्टैंड द चेंजेस फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न सोसाइटीज़। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम था, अब जो सोसाइटीज़ हैं वो मॉडर्न होती जा रही हैं। देयर मेजर राइटिंग्स ऑन दिस मैटर वर पब्लिश्ड बिफोर द टर्न ऑफ द 20th सेंचुरी एंड देयर फोकस वॉज यूरोपियन रादर देन ग्लोबल। ये जो इन राइटर्स के नाम आपने याद कर लेने, टोनीज एंड डर्कमहाइम, यानी हो सकता है आपको MCQs में या किसी तरह से ये पूछ लिया जाए कि भाई इन्होंने कौन सी थीरीज़ दी थी मॉडर्नाइजेशन को लेके, उसको डेवलपमेंट को लेके, कि डेवलपमेंट कैसे होती है। तो डेवलपमेंट इनके मुताबिक जो है वो मॉडर्नाइज हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही। पहले सोसाइटीज़ जो थी वो ट्रेडिशनल वे में चल रही थी। अब तब्दीली सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट यही है कि सोसाइटीज़ मॉडर्न हो गई हैं। जो टोनीज़ है इसने अपनी इस राइटिंग के अंदर ये जो लिखी हुई है, ये आई थिंक जेमनशाफ्ट एंड गेज़लशाफ्ट, ये मुझे लगता है ये डॉइच लैंग्वेज में, जर्मन लैंग्वेज की जो है वो जर्मन के अंदर ये बुक लिखी है उसने। एंड दुर्कमहाइम जो है उसने उनकी बुक है द डिवीजन ऑफ लेबर, जो 1895 में, जो टोनीज़ था उसकी 1887 में थी। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, कंट्रास्ट द सोशल लाइफ ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ विद दैट ऑफ रैपिडली डेवलपिंग सोसाइटीज़। जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ थी वो अब डेवलपिंग सोसाइटीज़ में जल्दी से चेंज हो रही हैं। ऑन द वन हैंड दे स्ट्रेस्ड फैमिली एंड कम्युनिटी एज सोर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड सपोर्ट, एंड ऑन द अदर हैंड देयर रिलेटिव वीकनेस इन द मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट वेयर अ मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंड इम्पर्सनल वे ऑफ लाइफ वॉज डेवलपिंग। यानी एक तरफ तो क्या है कि जो फैमिली है, कम्युनिटी है, वो सोर्स ऑफ आइडेंटिटी है, और दूसरी तरफ क्या है कि उनकी सबसे रिलेटिव वीकनेस जो है उनकी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, वेयर अ मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंड इम्पर्सनल वे ऑफ लाइफ वाज डेवलपिंग। टोनीज यूज द टर्म जेमनशाफ्ट एंड गेज़लशाफ्ट टू डिस्क्राइब हिज ब्रॉड स्वीप ऑफ सोशल चेंज। यानी समाज में जो तब्दीली आ रही है उसको बताने के लिए उसने इन टर्म्स का यूज़ किया है। यहाँ पे जेमनशाफ्ट का मतलब कम्युनिटी और सिंपल सोसाइटी है, जबकि गेज़लशाफ्ट का मतलब है सोसाइटी और एसोसिएशन, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, बिकॉज पीपल रिलेटेड मोर फुली टू ईच अदर एंड नॉट सिंपली इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शनल रोल्स। यहाँ पे ये सारी थीरी को ही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक तरफ जो है वो जेमनशाफ्ट है जिसमें सिंपल सी सोसाइटी, दूसरी तरफ गेज़लशाफ्ट के अंदर सोसाइटी अब बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, अब हर चीज़ जो है वो आपको डिफरेंट तरीक़ों से मिलती है। डुर्कमहाइम एनालिसिस इन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1907 में जो उसने लिखी थी उसमें कॉन्सेंट्रेटेड रैदर मोर सिस्टमेटिकली दैन डिड टोनीज ऑन प्रॉब्लम ऑफ हाउ सोसाइटीज अचीव सोशल ऑर्डर और कोहेजन, और टू यूज़ हिज टर्म सोशल सॉलिडारिटी। यानी उसने जो है उसने भी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का जो सिस्टमेटिकल जो डिज़ाइन है उसको प्रेजेंट किया, और जिस तरह उसी ने टोनीज़ ने जैसे बताया है कि भाई एक तरफ जो है वो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही, तो उसका जो कोहेजन है आपस में, जो एक सॉलिडारिटी है वो क्रिएट हो गई है। हाउएवर हिज टर्म्स मैकेनिकली एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी ओवरलैप टोनीज जेमनशाफ्ट एंड गेज़लशाफ्ट। यानी दोनों ने बात एक ही की है लेकिन टर्म्स डिफरेंट इस्तेमाल की हैं। ही डिस्क्राइब्ड सॉलिडारिटी इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एज अ मैकेनिकल एंड इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ एज ऑर्गेनिक। नेक्स्ट यहाँ पे मैकेनिकल
और ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद वॉल्ट रोस्टो जो है उसने हमें एक थ्योरी दी है और उसके अंदर हमें कुछ जो हैं वो कंसेप्ट्स मिलते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी है, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ है, ड्राइव टू मेच्योरिटी है, एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। यानी उसने बताया कि सोसाइटी कैसे चेंज होती है, कौन सी फेजेस होती हैं, किन कैटेगरीज से गुजरती है। एक तो ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है सबसे जो पुराना सिस्टम था, फिर प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ है, ड्राइव टू मेच्योरिटी और एज ऑफ हाई मास कम्युनिकेशन जो प्रेजेंट एज है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इनका क्या प्रोसेस है। टोनी और डुर्कम, हाँ, इनकी जो थ्योरी थी उसके बाद हमारे पास आती है जी डेवलपमेंट जो थी उसके बाद आती है डिपेंडेंसी थ्योरी एंड वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है? दिस अप्रोच वाज डेवलप्ड इनिशियली इन साउथ अमेरिकन context. According to the dependency theories, global society has developed in an uneven way such that the main core of the industrialized world has a dominant role with the third world countries being dependent upon it। यानी वो कहता है कि हमारी जो सोसाइटी है ये चलती ही अनइवन है, यानी ऊपर नीचे। अगर सब बराबर अमीर हो जाएंगे तो सोसाइटी चलेगी ही नहीं, और ये बात भी सच है। यानी गरीब और अमीर जो हैं ये दोनों सोसाइटी में होंगे तो सोसाइटी चलेगी। और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि भाई एक तरफ जो है वो आपके पास गरीब लोग हैं जो आपकी ही जो इंडस्ट्री है उसको ग्रो करने के लिए काम करते हैं, और एक तरफ ऐसी क्लास होती है जो कि पैसे को इन्वेस्ट करती है। The origins and the nature of dependency vary according to how for a specific country was colonized and by whom। यानी हमें बहुत सी एग्जांपल्स मिलती हैं कि कुछ कंट्रीज़ जो है वो दूसरी कंट्रीज़ को आके कॉलोनाइज़ कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान में बर्रे सगीर में आई थी और इन्होंने बर्रे सगीर पाकिस्तान और इंडिया पे अपना पूरा कंट्रोल कर लिया और यहाँ के रिसोर्सेज अपने पास लेके जाते रहे और हमें ही गुलाम बना लिया। Dependence usually involves the resilience of the third world countries on selling cash crops to the developed countries. For example, Pakistan became the major producer of cotton for export। पाकिस्तान जैसे वो कहता है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वो इन मुल्कों को जो अमीर है उनको वो बेचते हैं अपनी क्रॉप्सेस। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो फैब्रिक के अंदर जो था थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में से पाकिस्तान जो था वो मेजर प्रोड्यूसर बन गया और ये कॉटन एक्सपोर्ट करता रहा। अदर कैश क्रॉप्स इंक्लूड राइस एंड टोबैको। द स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर कंबाइंड विद कैश क्रॉप प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इन द कंट्री। यानी हमारी जो है वो शुरू से क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम था कि हमने भाई एग्रीकल्चर पे काम करना है, तो ये जो हमारी ट्रेडिशन है ये हमें मॉडर्न सिस्टम से दूर किए रखी है। हमने खुद फैक्ट्रीज़ नहीं लगाई, हमने खुद ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं किया कि भाई हम वो सारी चीज़ों का खुद इस्तेमाल करके फिर उनको सेल करें। हमने डायरेक्टली जो कैश क्रॉप्स थी हम वो जो इनको बेचते हैं और वो ज़्यादा रीच होते जाते हैं, ज़्यादा मेहनत हमारी लगती है। डिपेंडेंसी थ्योरी के बाद हमारे पास वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी डिस्क्राइब्स आ सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड इकोनॉमी लिंकिंग कोर, the periphery, the periphery and external arena. This theory was forwarded by Immanuel Wallström in 1979. According to him, from the 16th century onwards, a world system has developed, a series of economic and political connections stretching across the globe based on the expansion of a capitalist world economy. The capitalist world economy is made up of the core countries. The core states are those in which modern economic enterprise first emerged and which subsequently underwent process of industrialization। अब जो ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है इसमें वो कहता है कि पूरी दुनिया जो है वो एक सिस्टम बन गई है। यानी अब एक दुनिया के कोने में जो चीज़ होती है वो दुनिया के दूसरे कोने से तो नहीं दूर रहती, हर चीज़ जो है वो हर जगह पहुंचती है। दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गई है। तो वर्ल्ड सिस्टम है। अब ये नहीं है कि एक जगह का जो चीज़ है जो बनी है वो वहीं पर रह जाएगी। फिर वो कहता है कि जो कंट्रीज़ शुरू में पावरफुल थी
कैपिटलिस्ट थी, जिनके पास ज़्यादा पैसा था, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडस्ट्री पे लगाया है, तो उन लोगों पे इकोनॉमी बेस करती है। यानी जितना भी पैसा आता है वो वहाँ पे बनता है, वहाँ उनकी वजह से पूरी दुनिया का जो सिस्टम जो है वो चल रहा है। Britain, Netherlands and France, Italy with other societies located in northwest Europe such as Germany later joining them. The core areas contained a range of emerging manufacturing industries and relatively advanced forms of agriculture production and has centralized forms of गवर्नमेंट। अब वो कहता है कि ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये इनके अंदर इंडस्ट्री जो है वो बहुत पीक पे है, और ये जो है ना ये हैं मेन वो कंट्रीज़ जो सारे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। Societies situated in the south of Europe around the Mediterranean became a semi-periphery of the core। ये जो सारे कंट्रीज़ उसने बताए हैं ये कोर कंट्रीज़ हैं। और फिर वो कहता है कि ये जो सोसाइटीज़ साउथ ऑफ यूरोप के साथ जो आसपास आबाद हैं वो क्या बन गई हैं, सेमी पेरीफेरी ऑफ द कोर कंट्रीज़। इन अदर वर्ड्स दे वर लिंक्ड इन वेरियस काइंड ऑफ डिपेंडेंट ट्रेडिंग रिलेशनशिप विद द कोर कंट्रीज़। ये इन कंट्रीज़ ने फिर वो जो कोर कंट्रीज़ ऊपर जिनकी लिस्ट दी है उनके साथ इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दी, तजारत। तो अब समझ लें कि वो भी किसी हद तक कोर कंट्रीज़ हैं या वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ये सारा आपने जो है वो पढ़ लेना, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें से कुछ थोड़ा बहुत स्किप भी कर सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन। अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द प्रोसेस ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट इज द ग्रोथ ऑफ ट्रांसनेशनल कंपनीज ऑपरेटिंग इन 2 or more countries across national boundaries. Countries in the world economy have become interdependent largely as a result of the activities of the transnational companies। अब ट्रांसनेशनल का मतलब ये है कि एक कौम के अंदर जो कंपनीज़ बनी हैं वो सिर्फ वहीं पे नहीं है, वो बाहर की कंट्रीज़ में जाके दूसरी नेशंस में जाके भी वो अपनी कंपनीज़ बनाती हैं या उनके साथ भी इनके लिंक्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी वजह से दुनिया आपस में ज़्यादा जुड़ गई है। एक बंदा जो यहाँ पे कोई काम कर रहा है वो अपनी ब्रांचेस जो है वो दूसरी सिटीज़ में दूसरी कंट्रीज़ में भी बना रहा है। तो इस तरह इनका जो कनेक्शन है वो ज़्यादा जो है वो फैल जाता है। द ट्रांसनेशनल कंपनीज हैव हेल्प्ड टू क्रिएट अ नेशनल इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सोसाइटीज़। इसकी वजह से जो है वो सोसाइटीज़ एक दूसरे पर डिपेंड करने लगी हैं। इंटरडिपेंडेंस यानी उनका आपस में एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार है। अब हमारे पास हर चीज़ जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है तो हम वो बाहर से मंगवाएंगे, उनके पास बहुत सी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो वो हमसे मंगवाएंगे। यानी सारी दुनिया जो है वो अब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने लगी है। पहले जो जहाँ रहता था वो वहीं पे अपनी ज़रूरतें पूरी करता था, तब सिस्टम बड़ा सिंपल सा था। लेकिन अब सिंपल जो हमारा सिस्टम है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। हम अब अपनी चीज़ें दूसरों से लेते हैं और वो हमसे चीज़ें लेते हैं। तो इसका मतलब है कि सारी दुनिया का आपस में जो है वो एक राब्ता बन गया है और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी करते हैं। अब अकेले किसी कौम का या किसी ग्रुप ऑफ पीपल जो है उनका गुजारा नहीं हो सकता। ये सारी आपने इसकी रीडिंग कर लेनी। इसमें यही कंसेप्ट है कि अब पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे पर डिपेंड करती है और एक दूसरे को चलाने में मदद कर रही है। अगर हम बिजली बना रहे हैं तो उसके लिए हम बहुत से जो ऑयल या हम कोल जो है वो कहीं भेजते भी हैं, कहीं से मंगवाते भी हैं। गंदम हम कहीं से मंगवाते हैं, हम अपना फैब्रिक जो है वो उनको भेजते हैं, कॉटन भेजते हैं। तो बदले में हम बहुत सी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हम मंगवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डेवलपमेंट थीम्स, यानी इन थीम्स पे जो है वो तरक्की चल रही है। ये जो थीरीज़ हमने ऊपर पढ़ी है ना उनसे समझ लें कि मिलती जुलती ही कुछ चीज़ है, वो थीरीज़ हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इन चीज़ों की वजह से दुनिया जो है वो डेवलप कर रही है। यहाँ पे है भी कौन से थीम्स हैं डेवलपमेंट के, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही है कि भाई हम अब पहले
जो था वो सिंपल फॉर्म में जैसे चीज़ें हमारे पास आई हम उनको यूज़ करते थे, लेकिन नहीं, अब इंडस्ट्री का दौर है। अब हर जगह पे जो इकॉनमी है वो इंडस्ट्री की वजह से चल रही है। वहाँ पे हम फैक्ट्रीज़ लगाते हैं, हम न्यू न्यू प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, पूरी दुनिया में वो बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। और अर्बनाइजेशन यही है कि आप जो चीज़ बनाते हैं वो सिर्फ अपने शहर में नहीं बेचते बल्कि पूरी दुनिया में बेचते हैं। आज हमारी खबर पूरी दुनिया में पहुंचती, ये है अर्बनाइजेशन। हमारी बनी चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में पहुंच सकती है। इंटरनेट ने, सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है। आप अपने घर में बैठे दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी बंदे के साथ राब्ता करके उसको अपनी चीज़ ऑनलाइन बेच सकते हैं। ये अर्बनाइजेशन है, यानी पूरी दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है जी employment and education. There has been a severe crisis of unemployment in the advanced capitalist countries, especially among the young. Ironically, in Britain, this crisis has coincided with the policies to make education more vocationally relevant. Unemployment, particularly youth employment in the third world, is on a far greater scale than in capitalist West. यानी वो कंट्रीज़ जिनके अंदर कैपिटलिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री पे जोर दिया जाता है, जहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं, वहाँ पे इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी नहीं है जितनी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर है। और ये जो है ये मेजर इशू है। और फिर एजुकेशन के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। अगर आपकी यूथ जो है वो एजुकेटेड नहीं है तो फिर वो अनएम्प्लॉयड भी होगी। और फिर इसका सबसे बड़ा ताल्लुक इस चीज़ के साथ है कि आपने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, इकोनॉमी और स्किलफुल एक्टिविटीज़ उनको ऐसी सिखानी है। तालीम आपकी जो है वो इस तरह की होनी चाहिए जो कि उनकी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसको ख़त्म कर सके। उनको ये आइडियाज़ हों कि भाई उन्होंने जॉब को जनरेट कैसे करना है, क्या कौन से काम करने हैं जिससे आप किसी के पास जॉब के लिए नहीं जाएंगे बल्कि लोग आपके पास जॉब के लिए आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपस में जुड़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है हेल्थ एंड फाइनेंस। ऑल कल्चर्स हैव कंसेप्ट्स ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड द नेचर ऑफ हेल्थ केयर they receive. Healthcare systems differ widely within the industrialized world. अब ये भी चीज़ डिफरेंट है। हेल्थ जो है ये भी डिफरेंट है इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के अंदर और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर। वहाँ पे जो है वो तालीम का मयार और सेहत का मयार बहुत ज़्यादा है। हमारे पूरे पाकिस्तान में जो है वो बहुत से इंस्टीट्यूट्स का बजट मिलाएंगे तो वो फिर भी वहाँ की हेल्थ के बजट से कम होगा। यानी वो ज़्यादातर जो अपना बजट का पैसा है वो कहाँ पे लगाते हैं, सेहत पे और तालीम पे लगाते हैं। सेहत पे वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। उनका ये बिलीव है कि भाई अगर हमारे लोग सेहतमंद होंगे तो वो अपना बोझ भी खुद उठा सकेंगे। अगर ज़्यादातर लोग हमारे पास बीमार ही होंगे किसी ना किसी तरह से तो वो तो फिर समझो कि पूरी कौम के ऊपर बोझ बने होंगे। तो इस वजह से वहाँ पे जो है वो सेहत का मयार बहुत अच्छा है। सारे जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ हैं जैसे यूरोपियन, अमेरिका हो गया, यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, वहाँ पे 3 मिनट के अंदर जो है वो पुलिस भी और जो हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर्स हैं वो आपके दरवाजे पे पहुँच जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर सेहत का जो मयार है और तालीम का भी उससे ही तरक्की, डेवलपमेंट का ताल्लुक है। डेवलपमेंट भी तब भी होगी अगर आपके सारे लोग जो हैं वो फिट होंगे। इसकी आपने सारी रीडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। अब पॉपुलेशन और डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक है आपस में कि भाई पॉपुलेशन आपकी जितनी ज़्यादा है ये तो आपके लिए, आपको डेवलप्ड करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके पास कैपिटल है, पैसा है, लेकिन उनके पास यूथ नहीं है क्योंकि उनके यहाँ बच्चे बहुत कम पैदा होते हैं और लोग बच्चे पैदा भी नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि वो लायबिलिटी नहीं लेना चाहते। उनको पता है कि भाई हमें तो आने वाले वक्त में गवर्नमेंट संभाल लेगी, हम अगर बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे पास ओल्ड होम्स बने हैं। लेकिन बच्चों को हमने सारी ज़िंदगी जो है वो उनके ऊपर अपनी एनर्जी लगानी है, इस वजह से वो लोग इन चीज़ों में नहीं पड़ते। लेकिन ये है कि फिर उनके पास अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए उनके पास यूथ ही नहीं है। उनके पास ज़्यादातर लोग जो हैं वो बूढ़े हैं, जो मतलब 20 से लेके 30 की एज में या जो 10 से
20, 50, 30 तक के लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। तो इस वजह से वहाँ पे उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मसला ये है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लिए यही पॉपुलेशन जिसने ताकत बनना था, ये ताकत नहीं बनती बल्कि ये इनकी कमज़ोरी बन जाती है। उसकी रीज़न ये है कि ये उस यूथ को, उन बच्चों को उस तरह से ट्रेंड ही नहीं कर पाते कि वो कल को इनके लिए इनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के काम आए। वहाँ पे तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों के बच्चे हों ताकि फ्यूचर में हमारे पास नौजवान नस्ल हो। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे पास बच्चे तो हैं लेकिन वो कल को इतने यूज़फुल बनते नहीं सोसाइटी के लिए, और उसकी वजह यही है कि हम उनकी सेहत पे तवज्जो नहीं देते, उनकी तालीम पे और उनकी जो ट्रेनिंग है उस पर तवज्जो नहीं देते। ये सारे कंसेप्ट थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, आपने डेवलपमेंट सिचुएशन इन पाकिस्तान करनी, तो इसके अंदर फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारी पॉपुलेशन, हमारा सब कुछ वीक है, तो इस वजह से हमारी डेवलपमेंट जो है वो भी उस तरह की है। और फिर हमारा ये यानी इनकी वजह से ही तो डेवलपमेंट होती है ना। और फिर हम हैं भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री। उसके बाद वाई आर द थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज़ पुअरर एंड देन द मोर इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़। अब क्यों पुअरर हैं? ये जो हमने चीज़ें डिस्कस की थी कि भाई कैपिटलिस्ट जो हैं वो चूँकि इन्हीं लोगों को यूज़ करते हैं, इन्हीं लोगों के पास इनसे खाम माल लेके अपनी फैक्ट्रीज़ में उनको महंगे दामों चीज़ों को कर कर के बना के बेचते हैं, और इनको सैलरीज़ भी थोड़ी मिलती सब कुछ। तो इस वजह से ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, और फिर कर्ज़े लेना जो इन्होंने डेप्ट लिए होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ से, उनकी वजह से ये गरीब होते जाते हैं और वो अमीर होते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मोस्ट रिसर्चर्स एग्री दैट विदाउट इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड ये सारी चीज़ें जो है डेवलपमेंट जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। तो आपने इसका एनालिसिस करना है, और ऑब्वियस सी बात है हमने यही सारी चीज़ें डिस्कस की हैं कि इन चीज़ों के बगैर कोई भी सोसाइटी ग्रो नहीं कर सकती, डेवलप नहीं कर सकती।